हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन जनरली आता है। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन का अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन। एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन का बात करें तो कभी कभी एक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक भी नहीं आते हैं। और अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन का बात करें तो कभी कभी एक आते हैं और ये भी कभी कभी एक भी नहीं आते हैं। जनरली तो 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स में देखा गया है कि जिस ईयर अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जिस ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस ईयर 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरल। और अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन का बात किया जाए तो इन जनरल नहीं आते, मीन्स ये 4 मार्क्स क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन होते हैं, और जो कि रिलेशन फंक्शन से शायद ही कभी आते हैं, जनरली नहीं आते हैं। क्लियर ना? नाउ लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का। तो सबसे पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no elements of A is related to any element of A. That is R equal to 5 subset of A cross B. Means कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स का अपने एलिमेंट्स के साथ एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाता हो, उस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सेकेंड क्या है? इन्वर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called inversal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A। यहाँ पे जस्ट एम्प्टी रिलेशन का रिवर्स है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे सेट ए के अपने एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर ना? दोनों रिलेशन को हम लोग एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल सो दैट रिलेशन आर इन ए given by r equal to a comma b such that a is sister of b is the empty relation, and r dash equal to a comma b such that the difference between height of a and b is less than 3 meter is universal relation। यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। पहले पार्ट में हम लोग को प्रूफ करना है कि एम्प्टी रिलेशन प्रूफ करना है, एंड सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो पहले पार्ट की ओर चलते हैं। तो पहले पार्ट में कहा गया है कि आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है ए कॉमा बी सच डेट ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्लियर ना? इसको पहले हम लोग थोड़ा सा मैपिंग से समझ लेते हैं, फिर हम इसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कब बोला जा रहा है कि ये है बॉयज स्कूल। क्लियर ना? मान लेते हैं कि किसी इन जनरल स्कूल का अगर हम बात करें तो उस स्कूल में होते क्या है? बॉयज होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं? गर्ल्स भी होते हैं। इन जनरल स्कूल स्कूल का बात कर रहे हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पे बॉयज का बात करते हैं तो बॉयज रहे होंगे कौन कौन? B1, B2, B3, सोन, इस टाइप से, मतलब BN बॉयज रहे होंगे। अगर गर्ल्स का बात किया जाए तो बॉयज स्कूल है, तो बॉयज स्कूल में सिर्फ बॉयज ही होते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? 0 होंगे, मीन्स एक भी गर्ल्स नहीं होंगे, मीन्स नो गर्ल्स। क्लियर ना? तो हम बात करते हैं B1 के सिस्टर का। अगर B1 का सिस्टर कौन होगा तो कोई गर्ल्स ही होगी, तो B1 को हम असाइन करेंगे गर्ल्स वाले सेट से। तो यहाँ पे तो एक भी गर्ल्स है ही नहीं, तो ये किसी के भी साथ भी असाइन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली कोई B1 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं B2 का, तो B2 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ नहीं बन पाएगा, ना B3 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना बन पाएगा। मीन्स यहाँ पे एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर ना? अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? बस लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या? सबसे पहले कि ये स्कूल क्या है? बॉयज स्कूल है, तो दिस स्कूल इज
was school. Clear ना? In this school, there are no girls. There are no girls. और हम लोग को पता है कि only girls can be a sister of anyone. Of anyone. मीन्स अगर कोई बॉय है तो उसकी सिस्टर होगी तो गर्ल्स ही होगी, अगर कोई सिस्टर है उसकी अगर सिस्टर का बात करेंगे तो वो भी गर्ल्स ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है, मीन्स आर इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को 5 मिलेगा। मीन्स बोल सकते हैं हेंस आर इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। क्लियर ना? तो पहला पार्ट हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में बोला क्या जा रहा है, आर डैश इक्वल टू a comma b such that the difference between height of a and b is less than 3 मीटर। क्लियर ना? अब जैसे कह रहा है कि इन जनरल अगर बात किया जाता है कि अभी तक एक भी 3 मीटर से ज्यादा हो, तो जब कोई पर्सन आज तक 3 मीटर से ज्यादा हुआ ही नहीं है तो कोई भी दो पर्सन का हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे अगर हम रिलेशन बनाएं कि अगर जैसे बॉयज है B1 B2, तो B1 B2 के डिफरेंस क्या होगा? अब ना B1 का हाइट 3 मीटर से ज्यादा है ना B2 का हाइट 3 मीटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस जो आएगा 3 मीटर से कम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डिफाइन हो रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, क्योंकि किसी का भी मतलब हर किसी का हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो 3 से कम ही आएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्लियर ना? थोड़ा सा इसको मैपिंग से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, B1 मीन्स बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 सो ऑन Bn। अब जितने बॉयज है बॉयज को बॉयज से ही कंपेयर करना है, तो इसमें भी एलिमेंट क्या आएंगे, इसमें भी एलिमेंट वही आएंगे B1 B2 B3 सो ऑन Bn। क्लियर ना? अब हम यहाँ पे B1 को कंपेयर करते हैं B1 से, तो B1 को मतलब B1 को खुद से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों तो इसका डिफरेंस हाइट का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो, तो जीरो क्या है, लेस देन 3 मीटर है। मीन्स B1 एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है यहाँ पे। फिर वैसे ही हम बात करते हैं B1 को कंपेयर करते हैं B2 के साथ, तो B1 को अगर हम कंपेयर करते हैं B2 के साथ तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या आएगा, 3 से कम ही आएगा, तो यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, मतलब B1 B2 भी बन जाएगा। तो सोन अगर हम बात करें तो ये B1 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा Bn के साथ भी बन जाएगा। क्लियर ना? वही B2 को अगर कंपेयर करें B1 के साथ तो यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा B2 कॉमा B1, एंड B2 को खुद से कंपेयर करें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा B2 कॉमा B2, क्योंकि खुद के हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो क्या है, लेस देन 3 होगा, और यहाँ पे B2 कॉमा Bn भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। सो ऑन अगर हम बात करते हैं Bn को कंपेयर करते हैं किसके साथ, B1 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हाइट का डिफरेंस यहाँ भी क्या आएगा, लेस देन 3 ही आएगा। और वैसे ही Bn को कंपेयर करते हैं B2 के साथ, सो ऑन, और Bn को कंपेयर करते हैं खुद के साथ Bn कॉमा Bn। क्लियर ना? तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, बस लैंग्वेज में डिफाइन करना है, तो लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते हैं।
तो इन जनरल देखा क्या लिखेंगे, इन जनरल, इन जनरल देयर आर नो पर्सन, देयर इज नो पर्सन whose height is more than 3. Hence, difference of height of any any two person never be more than 3. Hence, this relation this relation is universal relation. Universal relation. क्लियर ना? ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कहा जा रहा है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स कह रहा है कि कोई भी एक सेट ए है, मान लेते इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। मीन्स यहाँ पे ए कॉमा ए बोला जा रहा है, मतलब खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बने तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मीन्स और कोई रिलेशन है जो कि डिफाइंड है 1, 1, 2, 2 और ये 3, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये ऐसा डिफाइन अगर नहीं हो पा रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब खुद के साथ डिफाइन होना, ऑर्डर्ड पेयर बनना जरूरी है, तो ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R in set A is called symmetric if A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। क्लियर ना? जैसे अभी भी एक एग्जाम सेट लिए थे A इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि A1, A2 अगर डिफाइन है तो A2, A1 भी डिफाइन होना चाहिए। मीन्स और कोई रिलेशन है जहाँ पे तुम्हारा 1, 2 डिफाइन है तो 2, 1 का भी डिफाइन होना जरूरी है, तो ही ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 3, 2 अगर डिफाइन है तो 2, 3 भी डिफाइन होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे कोई एक R1 कोई एक रिलेशन ले लेते हैं जहाँ पे लिखा है 1, 2 एंड 2, 1 और साथ ही साथ लिखा हुआ है 1, 1, तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा सिमेट्रिक, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है। अब ये 1, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, 1 ही होगा। ये सेल्फ में क्या है, मतलब A1, A2 और A2, A1 ये खुद ही है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन हम एक और अदर रिलेशन लेते हैं R2 इक्वल टू ये 1, 2 एंड 2, 1 एंड 1, 1 एंड साथ ही साथ दिया हुआ है 2, 3। तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 2 2, 1 तो डिफाइन है और 1, 1 भी खुद में डिफाइन है, लेकिन 2, 3 अगर है तो साथ ही साथ 3, 2 भी होना जरूरी था। अगर ये नहीं है इसके अंदर तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का।
A relation R in a set A is called transitive relation if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R implies that A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A। तो अभी जो सेट लिए थे उसे हम लोग इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। ए कोई 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि A1 A2 अगर डिफाइन है और साथ ही साथ A2 A3 भी डिफाइन है, मीन्स A2 A1 A2 एंड A2 A3 अगर डिफाइन है तो A1 A3 भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि कोई भी एक रिलेशन है जहाँ पे बोला जा रहा है 1, 2 डिफाइन है, साथ ही साथ 2, 3 डिफाइन है, तो यहाँ पे साथ ही साथ जैसे 1, 2 और 2, 3 है तो 1, 3 भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये सिर्फ ट्रांजेटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजेटिव नहीं होगा। क्लियर ना? अब हम लास्ट बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो a relation R in set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मीन्स वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ये इक्विवेलेंस कहलाएगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। मीन्स A, मीन्स ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया और A1, A2 इम्प्लाइज टू A2, A1 मीन्स ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और ये A1, A2 एंड A2, A3 इम्प्लाइज डेट A1, A3 तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। मीन्स ये तीनों डिफाइन अगर हो रहा है एक साथ तो ही ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन आर related in T given by T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is equivalence। कह रहा है कि टी ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है जहां पे बोला जा रहा है क्या, T1 T2 कॉन्ग्रेंट है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो जैसे ही रिफ्लेक्सिव आएगा तो माइंड में क्या चलना चाहिए, A, मतलब सेल्फ का ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक का मतलब A1 अगर A1 A2 अगर डिफाइन हो रहा है तो A2 A1 भी डिफाइन होना चाहिए, मीन्स रिवर्स भी डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है? और ट्रांजिटिव में क्या है, A1 A2 एंड A2 A3 अगर डिफाइन हो रहा है तो A1 और A3 भी डिफाइन होना चाहिए। हम लोग को ध्यान रखना है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर में हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि वो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक ना? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। क्लियर ना? तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल T1 है और ये ट्रायंगल T2 है और ये ट्रायंगल T3 है। तो कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि कोई भी फिगर अपने आप का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता ही है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वी नो दैट ऑल शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपने आप का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इफ इसलिए T1 is also congruent to T1, मीन्स ये T1, T1 इस
डिफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, मीन्स T1 T1 बिलोंग्स टू R, हेंस लोग बोल सकते हैं हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है? तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन है कि A1 A2 अगर डिफाइंड है तो A2 A1 को भी डिफाइन होना पड़ेगा फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है, मतलब कि मान लेते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो हर हाल में क्या होगा, अगर T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है तो इसका रिवर्स भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि T1 T2 डिफाइन है, साथ ही साथ ये T2 T1 भी डिफाइंड है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। दो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। अब हम लास्ट को देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है? ये है कि A1 A2 डिफाइन हो रहा है और साथ ही साथ डिफाइन कौन हो रहा है, A2 A3 भी डिफाइन हो रहा है। तो A1 A3 भी डिफाइन होना पड़ेगा तो ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। तो अगर T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T1 सॉरी T3, अगर कह रहा है कि T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए T1 congruent to T3, hence we can say that we can say that this relation is transitive। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हम लोग प्रूव कर चुके क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। हेंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर ना? प्रूफ हो चुका। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे भी हम लोग सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ द ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर ना? तो बारी बारी से हम लोग फिर से चलते हैं। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसमें ये मान लेते हैं कि L1 है और ये L2 है,
और ये L3 है, जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। क्लियर है? एंड L L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, हम लोग मान के चलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो भी हम लोग को शो कराना हो उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे, मतलब डिफिनेशन उसका लिख लेंगे। मीन सिमेट्रिक का के लिए हम लोग चल रहे हैं प्रूफ करने के लिए, तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या होता है कि A1 कॉमा A2 belongs to R, then A2 कॉमा A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं क्या, यहाँ पे L1 L2 क्या लिए, परपेंडिकुलर लिए हैं। तो इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो ऑब्वियस है कि L2 भी परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर ना? और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, लेकिन हम लोग को शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहले तो हम लोग रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हमेशा जब भी एग्जाम में है तो ऐसा जरूर करो, क्योंकि अगर मान लिया जाए आगे का प्रोसेस गलत भी रहा तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर ना? तो अगर L1 कोई भी लाइन अपने आप का कभी भी परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, हमेशा क्या है होता है, पैरेलल होता है। मीन्स ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू itself means L1 is not perpendicular to L1, मतलब L1 अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं है। मीन्स L1 कॉमा L1 नॉट बिलोंग्स टू R, मीन्स ये रिलेशन को डिफाइन नहीं करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव को कैसे डिफाइन करते हैं? A1 A2 डिफाइन है, साथ ही साथ A2 A3 अगर डिफाइन है तो हर हाल में A1 A3 को भी डिफाइन होना पड़ेगा। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। क्लियर ना? एंड साथ ही साथ L2 परपेंडिकुलर टू L1 है। तो फिगर को हम देखते हैं पहले। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो L3 और L1 परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि L1 पैरेलल टू, ये L3 है, L1 पैरेलल टू L3 मीन्स
L1 is not perpendicular to L3, hence क्या हो जाएगा, hence this relation, this is not transitive, this is not transitive, not transitive। क्लियर ना? हम लोग को यही प्रूफ करना था कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 का। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सो डेट रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 given by r equal to 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। यहाँ भी हम लोग बारी बारी से चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। फिर से रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर ना? यहाँ पे सेट गिवन है क्या, ए इक्वल टू मान लेते हैं सेट गिवन है 1,2,3 मीन्स क्या रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए, आर इक्वल टू 1,1, 2,2 एंड 3,3। तो ये सभी ऑल थ्री पेयर्स आर प्रेजेंट इन आर। हम लोग बोल सकते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, आर क्योंकि डिफाइन है क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल थ्री ordered pair lies in R, hence this is reflexive relation, क्लियर ना? फिर अगर हम बात करते हैं अब सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है, अगर A1 कॉमा A2 अगर डिफाइन अगर है, क्लियर ना, तो A2 कॉमा A1 को भी डिफाइन होना पड़ेगा फॉर ऑल A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ अगर देखा जाए जो गिवन रिलेशन है इसमें 1,2 बिलोंग्स टू R है लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R है। तो अगर 1,2 है तो 2,1 का भी R में होना चाहिए था, तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। साथ ही साथ 2,3 बिलोंग्स टू R है बट 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं, हेंस दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रांजिटिव को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर A1 कॉमा A2 डिफाइन है, साथ ही साथ A2 कॉमा A3 भी डिफाइन है, तो हर हाल में A1 कॉमा A3 को डिफाइन होना पड़ेगा फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। क्लियर ना? तो यहाँ पे 1,2 है, 1,2 and 2,3 lies in
are, but 1, 3 not belongs to are. तो hence हम लोग बोल सकते हैं hence this is not transitive. क्लियर ना? आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं। थैंक यू।